हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का। जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसफार्मर यानी चैप्टर 3 जो चल रहा था ट्रांसफार्मर, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे वे में ध्यान से समझेंगे दोस्तों। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा इस सेमेस्टर में बैक लग सकता है, उनके लिए स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे कंप्लीट कोर्स जो है दोस्तों, उसकी जो वैलिडिटी चल रही थी, मतलब ऑफर चल रहा था, वो ऑफर समाप्त हो चुका है। अब जाके अब आप लोग 199 में क्लास को इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑटो ट्रांसफार्मर को। सबसे पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। संरचना जो होगी दोस्तों, इसमें हम पहली बात तो आप लोगों को बता दें कि यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या क्या पूछा गया था, फिलहाल आप लोगों का जो ऐप पे क्लास का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, उसको भी हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। उस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं? कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, ये तीन चीजें आप लोगों को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बहुत इसका जो आज टॉपिक चलने वाला है पूरा आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिला था। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो का मतलब ही होता है दोस्तों कि सिंगल वाइंडिंग से। ठीक है, अब सिंगल वाइंडिंग से ही हमारा यानी सिंगल वाइंडिंग कोई होगी उसी को हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बना लेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलना चाहूँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को अच्छे से समझेंगे आप लोग। देखिएगा यहाँ पे हमारा ए और बी पॉइंट जो आप लोग देख रहे हैं, इसको हम पूरी एक सिंगल वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ से ए और सी वाला पॉइंट जो है, ए और सी वाला पॉइंट हमने इसे प्राइमरी बना लिया है, और सी से बी वाली पॉइंट को हमने सेकेंडरी बना लिया है। और सेकेंडरी साइड ही हम क्या करते हैं, लोड को जोड़ते हैं। तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि ए वाली जो वाइंडिंग होगी, यानी पॉइंट सी एंड पॉइंट बी के बीच का जो वाइंडिंग होगा, इसे हम बोलेंगे दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग ए और सी वाले को हम प्राइमरी वाइंडिंग बोल देंगे, और जैसा कि हमने इसको V1 नामक वोल्टेज सप्लाई दिया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जैसे कि सर यहाँ पे हमने जैसे ही सप्लाई इसमें इनपुट सप्लाई दिया है, यहाँ पे हमने V1 सप्लाई दिया, और यहाँ पे हमारी करंट फ्लो हुई जब, तो इस करंट में हम देख रहे हैं पूरी वाइंडिंग में हमारी करंट यहाँ तक जैसा कि आएगी। ठीक है, इस पूरी वाइंडिंग में हमारी करंट यहाँ तक आएगी, और यहाँ से इसको दो रास्ते मिलेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हमारी जो करंट है इस रास्ते को फॉलो करेगी, और आप लोग जैसा कि जानते हैं जो कम रेजिस्टेंस वाला पाथ होता है, करंट उसी को फॉलो करती है। ठीक है, तो हमारी करंट इस साइड आते आते यहाँ तक आएगी, फिर से ये इस वाले, अगर मैं देखना चाहूँ इस वाले में हमारी वाइंडिंग में कितना रजिस्ट या करंट गई, तो आप लोग जानते हैं केसीएल लगा लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे I1 आई और इधर गई I2, तो इधर वाली करंट क्या हो जाएगी, I2 माइनस I1 हो जाएगी। ठीक है, और कंप्लीट वे में इधर हमारा I1 करंट फिर से चली जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज समझिएगा, यहाँ से हमने यहाँ तक की जो वाइंडिंग का जो टर्न्स लिया है, इसको हमने N2 नाम दिया है, और हम बात कर लेंगे यहाँ से यहाँ का टर्न जो यानी पॉइंट ए एंड पॉइंट सी के बीच का जो टर्न्स होगा N1 माइनस N2 होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम बोल लेते हैं यहाँ पे हमारा V1 वोल्टेज है। अगर पॉइंट ए एंड सी के बीच का वोल्टेज की बात करूंगा तो V1 माइनस V2 वोल्टेज होगा। करंट की बात किया जाए तो करंट मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन आप लोग बना लेंगे दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको थ्योरी किस प्रकार से लिखना है, इसको समझिएगा। क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है जो प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का कार्य करती है। ठीक है, यह वाइंडिंग कैसी होती है, प्रायवृत्ताकार होती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है दोस्तों। ये हमारी हो गई, ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका कुछ हमें मिलता है, जैसे फार्मूला हमें जानना होता है। आइडियल कंडीशन की बात करता हूं तो वहां पे V1 इंटू I1 इक्वल टू होता है V2 इंटू I2। ये हमारा किसके है, आइडियल कंडीशन के लिए। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ा होगा, V2 बाई V1 इक्वल टू I2 बाई I1 इक्वल टू N2 बाई N1 इक्वल टू K। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोले हैं, और पहले ही आप लोगों को हमने बताया था। समीकरण 1 से हमने देखा दोस्तों, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ से आप लोग चीजों को पक्षांतर कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पे अगर हम I1 बाई इसको कर लेते हैं, इसको इस साइड, यानी I1 बाई I2 V2 बाई V1 हो जाएगा। और बराबर हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि N2 बाई N1 भी हम कर सकते हैं। ये आप लोगों को जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को बताया गया है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये हमारा के बराबर हो जाएगा। क्या है, के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल की बात की जाएगी दोस्तों, तो वर्किंग प्रिंसिपल भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इसका। देखिएगा, वर्किंग में हम आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्किंग जैसे आप लोगों ने और भी ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को पढ़ा है, उसी प्रकार से हमारे ऑटो ट्रांसफॉर्मर की भी वर्किंग होती है। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसमें
वह ट्रांसफार्मर जिसमें उभयनिष्ठ कोर पर एक एक क्या है कि उभयनिष्ठ कोर पर केवल एक ही वाइंडिंग होती है और यही एक वाइंडिंग जो होती है प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों का ही कार्य करता है। यानी कहने की बात यह है कि कोई मेरा कोर होगा, उस पर हमने क्या किया होगा, एक केवल वाइंडिंग किया होगा और उसी वाइंडिंग को हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों की तरह हम यूज कर लिए होंगे। उसे हम बोल देंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑटो ट्रांसफार्मर। इसका कार्य सिद्धांत एक नॉर्मल एक जो सामान्य टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के समान होता है। यानी वर्किंग की बात करेंगे दोस्तों, इसका कार्य सिद्धांत एक जैसे हमारा सिंपल सा जो हमारा सामान्य टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है उसी के अकॉर्डिंग इसकी भी वर्किंग होती है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे इसकी संपूर्ण कुंडली जो होगी या संपूर्ण वाइंडिंग या टोटल वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग की तरह प्राइमरी वाइंडिंग तथा उभयनिष्ठ व गतिशील टर्मिनलों के मध्य स्थित उसी कुंडली का एक भाग सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह वर्क करता है। तो कंप्लीट वे में ये मेरा था दोस्तों, इसकी वर्किंग थी, इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है और लिखना भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों यहाँ से अपने यहाँ पे। अब आप लोगों का ये जो टॉपिक था ये भी पूछा गया था कि एडवांटेज, उसी क्वेश्चन में था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में ही। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, देखिएगा इसमें पहला पॉइंट होगा इसकी संरचना यानी कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होती है, क्योंकि इसमें एक ही तो वाइंडिंग है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन हो जाता है मेरा। ठीक है, दूसरी पॉइंट की मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, तो इसमें वोल्टेज रेगुलेशन आसानी से किया जा सकता है, यानी वोल्टेज को रेगुलेट आसानी से हम कर पाते हैं इस हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिएगा स्मॉल ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन के लिए सर्कन संपर्कन होता है। सर्कन संपर्कन का मतलब जो वाइंडिंग किया गया है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया है, टाइपिंग किया है। जो यहाँ से हमने एक ऐसे किया है ना, वाइंडिंग पूरी कंप्लीट वाइंडिंग थी, यहाँ से बीच से हमने टाइपिंग किया था, उसी की बात की जा रही है। वहां से हम उसको टाइपिंग जो है इधर उधर खिसका सकते हैं, वही कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो इसकी वाइंडिंग में कॉपर की मात्रा कम होती है। अब देख सकते हैं जैसे हमने बात किया टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जैसे कि हमने कोर पे दो वाइंडिंग को लपेटा था, वो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में दोनों साइड हमें कॉपर की लपेटने की जरूरत होती है, बट हमें यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही साइड हम क्या करते हैं, एक ही कोर पे तो वाइंडिंग करते हैं, तो हमारा कॉपर की सेविंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का रेंज बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ाया लिख दिए हैं भाई, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन का रेंज जो है इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसकी एफिशिएंसी लगभग 99% होती है। ठीक है, अब देख सकते हैं जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप लोग। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेट 98% होती है, या 95 टू 98% तक होती है। बट हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करते हैं जब हम, तो वहाँ पे 99% देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों के जो कंपैरिजन है दोस्तों, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा अगर आप लोगों को लिखना चाहें तो। अगर आता है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी इसकी जो हानियां हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। इसमें अच्छी इंसुलेशन क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा इंसुलेशन क्षमता इसमें अधिक इसलिए होनी चाहिए दोस्तों कि जो हमने वाइंडिंग पर टाइपिंग किया है वहां पे क्या होता है, जहां पे आप कहीं भी आप सब समझ सकते हैं, जैसे मेरा मान लीजिए कंडक्टर है कोई पे, यहाँ पे कोई कंडक्टर जोड़ रहे हैं, तो कुछ दिनों में क्या होता है यहाँ पे स्पार्किंग स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने एक कंडक्टर यहाँ से और जोड़ दिया, तो यहाँ पे स्पार्किंग होगा, और स्पार्किंग होगा दोस्तों तो हमारे वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है वो तो नष्ट होना ही है। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि इंसुलेशन क्षमता अच्छी नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है। ठीक है, इसके दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इसके द्वारा प्राइमरी वोल्टेज की 120% तक ही वोल्टेज प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अधिक नहीं या इससे अधिक नहीं कर सकते हम इसमें। ठीक है, अगली पॉइंट की बात करते हैं, इसमें प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य जो होता है लीकेज यानी लीकेज फ्लक्स कम होता है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य या बीच में लीकेज जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए इंपीडेंस जो होता है कम होता है, और इंपीडेंस कम होगा जो फॉल्ट की अवस्था में शॉर्ट सर्किट करंट को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तीसरी पॉइंट भी इंपॉर्टेंट थी आप लोगों की। एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो इसका देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन में हम करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर में देखेंगे पहला पॉइंट, वोल्टेज स्थिर रखने के लिए वोल्टेज रेगुलेशन की तरह इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि 3 फेज इंडक्शन मोटर तथा एसी सीरीज मोटर के यहाँ पे लिखा प्रवर्तन। ठीक है, प्रवर्तन के लिए प्रवर्तक की तरह। ठीक है, प्रवर्तन मतलब एक कन्वर्टर की तरफ। ठीक है, प्रवर्तन मतलब कन्वर्टर की तरह। ठीक है, उस प्रकार से हम ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज ड्रॉप के कारण ट्रांसमिशन लाइन में घटी हुई वोल्टेज को बढ़ाने के लिए अधिवर्तक
ट्रांसफार्मर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में दोस्तों कंप्लीट वे में मेरा ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन था दोस्तों, कंप्लीट वे में इतना आप लोग अगर लिखते हैं तब जाके आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। अब बहुत ही सिंपल है भाई, एक बार पढ़ लेंगे और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इसकी पीडीएफ जो होंगी दोस्तों स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की या नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पे क्या है, रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। देखिएगा, रेटिंग की बात करेंगे और स्पेसिफिकेशन की बात करना चाहेंगे हम जब, तो अगर आप लोगों से ऑटो ट्रांसफार्मर की बात की जाए या फिर कोई भी ट्रांसफार्मर हो, सिंगल फेज सॉरी ऑटो की नहीं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग हो या फिर हमारे 3 फेज ट्रांसफार्मर की स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग हो, दोनों की जो रेटिंग होगी वहां पे हमारी सिमिलर होगी। बट एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम बात करेंगे अपने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तो वहां पे केवी की बात करेंगे, केवी या केवीए की बात करेंगे, उसकी जो रेटिंग होगी बहुत कम होगी। जैसे मैं बोलूंगा 11,000 बोल देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 11,000 पर बेसिकली आपके गांव में होता ही है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। वहीं जब हम बात करेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर की तो वहां पे उसकी रेटिंग जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है, वो कितना हो जाता है, 66 हो जाता है, 132 के भी हो जाता है, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन और रेटिंग को ध्यान से समझेंगे। रेटिंग का तात्पर्य है कि वह ट्रांसफार्मर कितने केवी या केवीए का है, यानी जो ट्रांसफार्मर है उसकी बात की जा रही है। रेटिंग देखने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट देखना चाहिए। इसमें ट्रांसफार्मर के हर पैरामीटर को दिखाया जाता है। जैसे हम बात करेंगे केवी या केवीए रेटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज हमारा किलो वोल्ट में दिया रहेगा। ठीक है, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब सेकेंडरी वोल्टेज की बात करेंगे वहां पे तो हमारा वोल्ट में हो जाता है। ठीक है, किसमें अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो वो क्या कर देगा, स्टेप डाउन करेगा। स्टेप डाउन कर देगा तो वहां पे हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी जैसे कि यहाँ पे 400 या 440 वोल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज की बात करेंगे तो सेकेंडरी वोल्टेज जो होगा हमारा वोल्ट में होगा। फुल लोड करंट की बात करेंगे तो एम्पियर में लेंगे। इंसुलेशन टाइप की जो बात करेंगे तो यहाँ पे जो इंसुलेशन इसका होगा उसकी टाइप को यहाँ पे डिनोट कर देना है। ठीक है, कूलिंग सिस्टम की बात करेंगे तो बेसिकली जो हमारे सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ऑयल कूलिंग या नेचुरल कूलिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगा 50 हर्ट्ज होगा। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी अगर मेरी नॉर्मल है, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हम बढ़ा देंगे तो इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये समझिएगा कि हमारी मशीन की जो साइज हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए वेक्टर ग्रुप की बात करेंगे दोस्तों तो वेक्टर ग्रुप यहाँ पे DYN11 ये दिख रहा है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे भी एक नेम प्लेट दिख रहा होगा, इस नेम प्लेट को अच्छे से समझ लेंगे। वही सारी चीजें यहाँ पे मैं इस साइड आप लोग देख पा रहे होंगे नेम प्लेट को। ठीक है, और मैं इस साइड आप लोगों से बता रहा हूँ। ठीक, देखिएगा वॉल्यूम ऑफ ऑयल यानी कितना लीटर है इसमें, मतलब कि हम अपने टैंक में कितना ऑयल को डाल रहे हैं उसकी बात की जा रही है। टोटल मास यानी टोटल वेट की बात करेंगे तो हमारे ट्रांसफार्मर की टोटल वेट कितनी है इसको यहाँ पे हम केजी में दिखा लेंगे। ठीक है, टोटल लॉसेस की बात कर लेंगे तो टोटल हमारी इसमें लॉसेस होगा, आयरन लॉसेस, कोर लॉसेस, कॉपर लॉसेस, जो भी लॉसेस होंगे यहाँ पे हम डिनोट कर लेंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं कि टोटल टेम्परेचर राइज कितना होगा, इसको हम डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे डिनोट कर लेंगे। अब बात करेंगे कंस्ट्रक्शन बाय, लिख लीजिएगा मेड इन इंडिया। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग में आप लोगों को इतनी पॉइंट को ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप लोग नेम प्लेट को देखे हैं, देख पा रहे होंगे तो इसको देख सकते हैं कि कितनी सारी पॉइंट्स को यहाँ पे डिनोट की गई है। ठीक है, ठीक, चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। एक टॉपिक और बचता है, उसके बाद हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो होगा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बात करने वाले होंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर की। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे आप लोग एक समझिएगा कि यहाँ पे जो आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या है। ठीक, देखिएगा ट्रांसफार्मर शेड्यूल मेंटेनेंस यानी निर्धारित जो है, क्या कहा जा रहा है, निर्धारित मरम्मत की बात की जा रही है। ठीक है, निर्धारित मरम्मत होता क्या है दोस्तों, इसको भी आप लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, देखिएगा क्या होता है, किसी भी ट्रांसफार्मर शेड्यूल मेंटेनेंस निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है हावरली बेसिस। ठीक है, यानी घंटों के मतलब के बेस पे कर सकते हैं। डेली यानी हर दिन जो हमारा मेंटेनेंस होता है उसको बोल सकते हैं। मंथली बेसिस पे हम कर सकते हैं, 6 मंथली पे कर सकते हैं, ईयरली भी करते हैं। ठीक है, अब आवरली में हम क्या क्या करते हैं, लोड की टेस्टिंग करते हैं, कितना लोड है हमारे ट्रांसफार्मर कितना नहीं है, उसको हम किसके अंतर्गत करते हैं, हावरली टेस्ट के अंदर। ठीक है, या हावरली बेसिस पे हम करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वोल्टेज लेवल की भी बात कर लेते हैं। वोल्टेज लेवल भी हम चेक करते रहते हैं अपने घंटों पर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ऑयल यानी ऑयल का जो टेम्परेचर होता है उसको भी हम चेक करते हैं। डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑयल का लीकेज, कहीं से हमारा ऑयल का लीकेज तो नहीं हो रहा है, इसको हम डेली चेक करते हैं। ऑयल एंड वाइंडिंग टेम्परेचर, ये दोनों को हम चेक करते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, मंथली बेसिस की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हम करते हैं मंथली बेसिस चेक ब्रीदर, और ब्रीदर का जो कलर है उसको चेंज करेंगे। बुकल रिले में ऑयल की मात्रा को हम मंथली बेसिस पे चेक करते हैं। ठीक है,
6 मंथली बेसिस पे हम टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर यानी ट्रांसफॉर्मर की हम टेस्टिंग कर लेते हैं 6 महीने पे, ठीक है। ईयरली बेसिस पे हम क्या क्या करते हैं इसको भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा, इसमें 2 3 4 पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बुकोल्ज रिले के फंक्शन को पूरी तरह चेक करना होता है, हम किस में करते हैं, यानी बुकोल्ज रिले जो होता है दोस्तों, रिले आप लोगों को आगे बताऊंगा। रिले का बेसिकली काम ये होता है फॉल्ट को सेंस करना। आप लोगों को केवल इतना समझना है कि रिले का काम क्या होता है, फॉल्ट को सेंस करना, सेंस करके सर्किट ब्रेकर को बताना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर में हम बुकोल्ज रिले लगा रहे हैं दोस्तों। रिले का काम क्या होता है, घंटी बजा देता है। जैसे ही घंटी बजने लगती है तो जो वहां पे ऑपरेटर होता है सब स्टेशन में, वो समझ जाता है कि हमारे हमारे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ गया है, ठीक है। तो तुरंत उसको क्या कर देगा, ट्रांसफार्मर के सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होती है, हमारी पूरा ट्रांसफार्मर जो है अच्छे से बच जाता है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हो पाता, तो हमारा रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो बुकोल्ज रिले के बारे में आप लोग इतना ध्यान में रखेंगे। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है ईयरली बेसिस में। हम क्या कर सकते हैं, इंसुलेशन जो हमारे वाइंडिंग का इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, टेस्टिंग इसको भी हम कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर को कंप्लीट चेक करते हैं, या ट्रांसफार्मर ऑयल की कंप्लीट चेकिंग होती है कि इसमें कितना मॉइस्चर है, कितना क्या चीज़ है, अनवांटेड पार्ट कितने हैं, ये सारी चीज़ें, यानी इसमें कितना स्लरी मतलब कीचड़ उचड़, ये सारी चीज़ें इनमें चेक किया जाता है ईयरली बेसिस पे, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, ये आप लोगों के गाँव के ट्रांसफार्मर की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। ये आपके जो सब स्टेशन में बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग ट्रांसफार्मर ऑयल देखेंगे जब ना, तो बहुत बड़े बड़े बैरल में भर भर के, मतलब कि ये समझ लीजिए 200 300 बैरल मतलब कि ऑयल लग जाते हैं, इतने बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर अर्थिंग टेस्ट भी किया जाता है, यानी ट्रांसफार्मर आप प्रॉपर अर्थ है या नहीं है, इसको ईयरली बेसिस पे हम कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पावर एंड कंट्रोल टर्मिनल की टाइटनेस, यानी उसकी जो कसावट है उसको भी अच्छे से चेक किया जाता है ईयरली बेसिस पे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उस चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो मैं बात करने वाला हूँ अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, तो वो मेरा क्या होने वाला है, इसको भी आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे हम बात करने वाले होंगे अपना हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा 3 फेज ट्रांसफार्मर, और यही इसी के साथ हमारा यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, और आपका यह सिलेबस का जो भी है मशीन खत्म हो जाएगा। तो इसको हम बहुत अच्छे वे में ध्यान से समझ लेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। 2 लेक्चर और लगेंगे आप लोगों के, 3 लेक्चर, उसके बाद कंप्लीट मशीन खत्म हो जाएगी। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुका है, आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा, उसकी सोल्यूशन की भी बात की जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। स्टडी मेगा पॉइंट ऑफिशियल ऐप को भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डाउनलोड जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आज आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।